जोहार, नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आपकी जो ये मुस्कान है ना, वो बता रही है कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं। तो आज और भी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलेंगे कृषि समाचार की ओर, जहाँ है खेती से जुड़ी हुई बातें, मौसम का मिजाज और बाजार का भाव। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयाश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के मछली पालकों को आवास निर्माण के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध। ई प्लेटफॉर्म से जुड़े झारखंड के 7 कृषि मंडी। मूली के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूसा हिमानी। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला में वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आवास विहीन या कच्चा मकान में रहने वाले 95 मछली पालक जो पिछले किसी आवास निर्माण योजना से लाभ नहीं लिए हो, उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आवास की इकाई लागत 1,25,000 रुपये है। इसमें एक परिवार से सिर्फ एक योग्य लाभुक का चयन किया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक मछली पालक कृषि सिंगल विंडो सेंटर चंदवारा से आवेदन प्राप्त कर वहीं 17 अक्टूबर 2016 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पिछले दिनों झारखंड के 7 कृषि मंडियों को ई प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। ये भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म का दूसरा चरण है। इसमें पूरे देश से 200 मंडियों को जोड़ा गया है। झारखंड से धनबाद, जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला और डाल्टनगंज मंडी को जोड़ा गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 तक देश के सभी 585 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इससे किसान राज्य और देश के किसी भी कृषि मंडी से अनाज की खरीद बिक्री कर सकते हैं। रबी मक्का की खेती में खरपतवार फसल की उपज को कम कर सकता है। मक्का के खेत में खरपतवार उगे ही ना, इसके लिए किसान बुआई के 1-2 दिन बाद एट्राजिन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन के मुख्य कारक होते हैं खाद और पानी। किसान भाई, आप यदि रबी मक्का की खेती करने जा रहे हैं तो खरपतवार नियंत्रण में कोई कोताही न बरते, क्योंकि मक्का फसल में उगने वाले घास पात मिट्टी से अपने हिस्से का खाद पानी शोषित करेंगे, जिससे उपज में कमी आ जाएगी। इससे बचने के लिए किसान मक्का की बुआई के 1-2 दिन बाद 2 किलोग्राम एट्राजिन दवा को 600 से 700 लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और खेत में छिड़काव करें। किसान भाई जो रबी मक्का लगाना चाहते हैं, खरपतवार की समस्या रबी में खरीफ की तुलना में कम होती है, लेकिन अगर किसान भाई लगाने के 1 से 2 दिन के अंदर एट्राजिन नामक खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, उसको 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर देते हैं खेत में, तो उनको खरपतवार की समस्या से निजात मिल जाएगी, उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त। राज्य के जो किसान मूली की खेती करना चाहते हैं, वे नवंबर तक देसी मूली और दिसंबर तक विदेशी मूली की बुआई कर सकते हैं। मूली के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा देशी, काशी हंस या जापानी लॉन्ग व्हाइट का चयन कर सकते हैं। मूली की बुआई के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा देशी या काशी हंस उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान भाई अपने धान फसल को काटने के लिए हंसिए का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वैभव हंसिया का इस्तेमाल करें। इसका ब्लेड मध्यम कार्बन स्टील या मिश्रित स्टील का बना होता है। वैभव हंसिए से साधारण हंसिए की तुलना में 25% मजदूरी में तथा 24% संचालन खर्च में बचत होती है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना माहो, सफेद मक्खी और पत्र भक्षी कीट के नियंत्रण के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवा से घोल बनाकर 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2200 रुपये से 2400 रुपये, चावल उत्तम 3200 रुपये से 3400 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1800 रुपये, दाल अरहर 9500 रुपये से 10500 रुपये, सरसों तेल 10,500 रुपये से 11,500 रुपये, चीनी 3,900 रुपये से 4,200 रुपये, आलू 1,800 रुपये से 2,200 रुपये और प्याज 1,400 रुपये से 1,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं। अभी आपने देखा कृषि से जुड़ी हुई बातें, मौसम का मिजाज, बाजार का भाव, कैसे बाजार का भाव ऊपर नीचे हो रहा है ये भी आपने देखा। अब बारी है जानकारी की। अरे रुक जाइए, अभी कहाँ, अभी एक छोटा सा विराम है, उसके बाद वापस आते हैं, फिर हम बातें करेंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। पहली जानकारी ये है कि दलहनी फसलों में आप यदि जीवाणु खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लाभ आपको क्या होंगे, उनका महत्व क्या है, जीवाणु खाद के प्रयोग से फसल की पैदावार कैसे बढ़ती है, ये सब बातें हमारे विशेषज्ञ लेकर आए हैं आपको बताने के लिए। तो आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। दलहनी फसलों में उत्पादकता बढ़ाने में जीवाणु खाद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये ऐसी खाद होती है जिसमें सजीव जीवाणु मौजूद होते हैं तथा वे अघुलनशील तत्वों को घुलनशील बनाकर और वातावरण में नाइट्रोजन को, जिसे पौधा सीधे नहीं ले सकते, उसे पौधे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जीवाणु खाद जैसे एस्टोबैक्टर, एस्टोजिस्पेरियम, पीसीबी आदि से बीज को शोधित कर या उन्हें खेत में डालकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आज के समय में आप राइजोबियम जीवाणु खाद है, पीएसबी जीवाणु खाद है, एस्टोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, इन सब जीवाणु खाद को हम बीज को शोधित करके या खेत में डाल के हम अपना उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। होता क्या है कि जैसे एक उदाहरण के रूप में दलहन की बात चल रही है, तो दलहन पे मैं बताना चाहता हूँ। दलहन में किसान भाई देखे होंगे
कि दलहन का जड़ में छोटी छोटी गांठें दिखती हैं। जब दलहन की फसल को उखाड़िए तो गांठ दिखती है। वो गांठ जो होता है वो गांठ में ही ये जैसे एक जीवाणु खाद है, जीवाणु है राइजोबियम। वो राइजोबियम निवास करता है और वातावरण में बहुत सारा नाइट्रोजन उपलब्ध है, 78% के आसपास नाइट्रोजन उपलब्ध है, नत्रजन। उसको वो जीवाणु के माध्यम से, राइजोबियम जीवाणु के माध्यम से पौधे को उपलब्ध कराता है। इसी तरह एक जीवाणु खाद है PSB, फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया। वो फास्फोरस जो हमारे खेत में जैसे होता क्या कि जो रासायनिक खाद हम फास्फोरस DAP या सिंगल सुपर फास्फेट खेत में डालते हैं तो वो अघुलनशील हो जाता है, बहुत कम मात्रा में पौधों को उपलब्ध होता है। तो ये PSB जीवाणु खाद क्या करता है? PSB जीवाणु खाद जो अघुलनशील पदार्थ है मिट्टी में बहुत सालों से धीरे धीरे जमा होते चला जा रहा है, उसको घुलनशील करके पौधा को उपलब्ध कराता है। तो इस तरह बहुत और भी हैं, एस्टोबैक्टर है, ये जो स्प्रिलम है, ये सब चीज़ों को हम उपयोग करके पौधों के उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ हमारी जैसी आप देखे हैं रासायनिक खादों के गलत तरीके से उपयोग से, व्यवहार करने से हमारी मिट्टी दिनों दिन प्रदूषित होते गई, मिट्टी खराब होते चली गई है। तो जीवाणु खाद यदि मिट्टी को फिर उर्वरा शक्ति बढ़ाना है और अच्छा करना है तो हमको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की तरफ जाना होगा। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन में हमको रासायनिक खाद, जीवाणु खाद, जैविक खाद, इन सभी को साथ मिला के हम तभी अपना उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और किसान भाई को आय में वृद्धि करके खुशहाल बना सकते हैं। जीवाणु खाद का सही तरीके से उपयोग करने से फसलों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दलहन में जीवाणु खाद डालने से हमारी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाती है। इसके उपयोग से 25% रासायनिक खाद बचाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी है सही तरीके से बीज उपचारित करना। होता क्या है कि जीवाणु खाद तो हम लोग ले जाते हैं किसान भाई, लेकिन गलत तरीके उसका अच्छे तरीके से व्यवहार न जानने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। जैसा प्रभाव होना चाहिए फसल पर वैसा नहीं हो पाता है। होता है जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं बताता हूँ, जैसे राइजोबियम जीवाणु खाद है तो एक राइजोबियम जीवाणु खाद, जैसे ये पैकेट राइजोबियम जीवाणु खाद का है, 100 ग्राम का पैकेट है। तो यदि 10 किलो बीज, हम कोई भी बीज को 10 kg बीज को हमको उपचारित करना है या जीवाणु खाद, राइजोबियम जीवाणु खाद का व्यवहार करना है तो 10 किलो बीज लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक 500 ग्राम पानी ले लेंगे, उस पानी में हम 100 ग्राम गुड़ डाल देंगे और पानी को खूब खौलाएंगे। जब खौल जाएगा तो उसको फिर ठंडा होने, जब ठंडा हो जाएगा तो उसमें बीज को डाल देंगे, 10 किलो बीज को डाल देंगे और 200 ग्राम जीवाणु खाद को डाल देंगे और उसके ऊपर एक परत जैसे होता है ना, परत चिपक जाए, पूरे बीज के ऊपर परत चिपक गया और फिर इसको छाया में सुखा के और फिर हम इसको खेत में व्यवहार करेंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात 3-4 मुख्य बातें हैं जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला बात यह है कि कभी भी जीवाणु खाद को गर्म गुड़ और पानी में नहीं मिलाएं, ठंडा होने पे ही व्यवहार करना है। दूसरा क्या करना है कि जीवाणु खाद हम जब लेंगे तो वो देखना है कि एक्सपायरी डेट देख लेना, पैकेट पे पुराना जीवाणु खाद नहीं होना चाहिए। तीसरा, जब पैकेट हम बाज़ार से खरीदते हैं तो पैकेट कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ें मुख्य बातें हैं जिनका हम ध्यान रख के हम अपनी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जीवाणु खाद के प्रयोग से मिट्टी पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसके उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ किसानों को लागत भी कम आती है तथा ये पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जीवाणु खाद के प्रयोग से, जीवाणु क्या है, एक सजीव चीज़ है, इसका किसी भी तरह का मिट्टी पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मिट्टी की भौतिक, रासायनिक, जैविक सभी तरह की अवस्था जो होती है जीवाणु खाद के उपयोग से अच्छी होते चली जाती है। वस्तुतः होता क्या है, मिट्टी क्या है, सजीव चीज़ है। मिट्टी में जीवाणु है तो फसल आपकी अच्छी है, जीवाणु होगा तो जैविक पदार्थ मतलब होगा तो जीवाणु होगा, जीवाणु होगा तो फसल पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ेगी, पोषक तत्व की उपलब्धता जब बढ़ेगी तो फसल हमारा उत्पादन हो जाए। किसी भी तरह का ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीवाणु खाद का प्रभाव से गलत मिट्टी पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक कह सकते हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी आप डालेंगे तो किसी भी तरह का मिट्टी में प्रभाव नहीं होगा, खराब नहीं होगी मिट्टी, हमारी मिट्टी और अच्छी होगी। जितना जीवाणु खाद का उपयोग का प्रचलन धीरे धीरे किसान भाई बढ़ाएंगे तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट जिसको कहते हैं, लागत है, वो भी कम होगा और हमारी मिट्टी भी अच्छी होगी, पर्यावरण भी अच्छा होगा और फसल का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। किसान भाई यदि रासायनिक खाद का भी उपयोग करते हैं तो वे तभी सार्थक हैं जब वे जीवाणु खाद का उपयोग करेंगे।
जीवाणु खाद के बिना पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंच पाते। होता क्या कि रासायनिक खादों का जो हम प्रचलन जो बढ़ा है, हमारा हरित क्रांति के बाद से ज़्यादा प्रचलन बढ़ा और दिनों दिन इसका गलत तरीके से, गलत रेशियो में व्यवहार करने से हमारी मिट्टी धीरे धीरे प्रदूषित होती चली गई है। जीवाणु खाद क्या है? जीवाणु खाद तो एक जीवाणु है। मिट्टी में जब जीवाणु होंगे तभी हम, यदि मिट्टी में जीवाणु नहीं होंगे तो हमारी मिट्टी में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी, कितना भी हम रासायनिक खाद का उपयोग व्यवहार कर लें। किसान भाई को यह समझना चाहिए मिट्टी में जीवाणु है, जैविक पदार्थ है, तभी रासायनिक खाद भी उपलब्ध होगा। यदि मिट्टी में जीवाणु नहीं होगा तो रासायनिक खाद हम कितना भी खेत में डालें, पौधों के पोषक तत्व की उपलब्धता नहीं होगी। यही कारण है कि दिनों दिन हमारी मिट्टी खराब होते चले जा रही है और उत्पादन क्षमता घट रही है। तो ये किसान भाई से मेरा बहुत ही अनुरोध रहेगा कि जीवाणु खाद का जितना ज़्यादा हो सके उतना वो व्यवहार करें। जी। किसान भाई यदि चाहे तो विरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से जीवाणु खाद प्राप्त कर अपने खेतों में इसका उपयोग कर फसल की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। अरे वाह, आपको तो जानकारी बहुत अच्छी लगी ना। तो अब आप भी जीवाणु खाद का प्रयोग कीजिए दलहनी फसलों में और उसकी पैदावार को बढ़ाइए और लाभ कमाइए। और भी बातें हैं, हम फिर से लौट कर आएंगे। एक छोटा सा विराम और है उसके बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अब एक दूसरी बात होगी, दूसरी जानकारी होगी। अभी हम सब्जियों की बात करेंगे। टमाटर, बैगन और शिमला मिर्च की खेती के बारे में जानेंगे। तो आइए, विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, आपको बताएंगे कि शिमला मिर्च की, बैगन की, टमाटर की खेती आप कैसे करेंगे। किसान अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं। खासकर शिमला मिर्च, टमाटर तथा बैगन की फसल जब वे लगाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देकर वे अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम बात आती है किस्मों के चुनाव की। अच्छी किस्मों का चुनाव कर वे अच्छी फसल ले सकते हैं। दूसरी जो ध्यान देने योग्य बात है वो है सुरक्षा की। फसल सुरक्षा पर ध्यान देकर वे फसलों को नुकसान से बचा सकते हैं। सर्वप्रथम किसान भाइयों का सुझाव ये होगा कि सब्जी से उनको बहुत ज़्यादा आय होगा, और ख़ास करके जब कोई भी सब्जी, खासकर शिमला मिर्च हो, टमाटर हो या बैंगन हो, तो उन्हें सर्वप्रथम एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करना होगा। तदुपरांत उसको एक नियमित तरीके से उसको लगाना होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि किसान भाई एक उचित वैरायटी का चुनाव करें, और साथ ही साथ उनको अगर बहुत मेहनत करते हैं, खाद भी डालते हैं, सारा कुछ करते हैं, और अगर वो फसल सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो दो चीज़ तो एकदम मुख्यतः है किसान भाइयों को कि अच्छी बीज का चुनाव करें, अच्छे ढंग से लगाएं तथा फसल सुरक्षा पर उसका विशेष ध्यान दें। किस्मों के चुनाव के लिए उन्हें शिमला मिर्च में कैलिफोर्निया वंडर, आरका मोहिनी, आरका गौरव का चुनाव करना चाहिए। टमाटर में खासकर संकर टमाटर में सर्व संपदा, सर्व समृद्धि अच्छी मानी जाती है। अर्का आभा भी अच्छी वेराइटी है जो संकर नहीं है। बैगन के लिए पूसा प्रफुल्ल राउंड, पूसा प्रफुल्ल लॉन्ग तथा पूसा प्रफुल्ल क्लस्टर अच्छी मानी जाती है। इन किस्मों को लगाकर किसान गुणवत्ता वाली सब्जी उगा सकते हैं। खास करके शिमला मिर्च के लिए कैलिफोर्निया वंडर है, कैलिफोर्निया येलो वैरायटी है, एक अर्का मोहिनी वैरायटी भी है और अर्का गौरव वैरायटी है। ये 3-4 किस्म की जो वैरायटी है खास करके हमारे झारखंड के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और इससे लगा करके इन वैरायटी का किसान भाई काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। अगर हम लोग टमाटर में आए तो बहुत सारे किसान भाई
संकर टमाटर लगाते हैं। तो संकर टमाटर में खास करके एक वैरायटी आती है स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि। ये वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और अर्का आभा भी वैरायटी जो है बहुत दिनों से चली आ रही है यहाँ पर, जो कि संकर नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जा रही है। और जब हम लोग बैगन की बात करते हैं खास करके, तो बैगन को लगाते समय हम लोग 2-3 तरह की वैरायटी अच्छी आती है। जैसे लंबा बैगन में पूसा पर्पल राउंड है, एक लंबा बैगन, गोल बैगन में पूसा पर्पल राउंड है, लंबा बैगन में पूसा पर्पल लॉन्ग है, और ख़ास करके पूसा पर्पल क्लस्टर भी है। और एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है बनारस जॉइंट्स, ये सब वैरायटी कुछ है। और करके मुक्ता केसी वैरायटी है, खास करके ये सब वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी है और इसको लगा करके किसान भाई काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। फसल सुरक्षित रहे, इसके लिए ऐसा प्रबंधन करना चाहिए जिससे कि फसलों वाले कीटों से मुक्ति भी मिल जाए तथा ज्यादा कीटनाशक डालने की जरूरत भी न पड़े। सर्वप्रथम बात है कि जब हम लोग बीज डालते हैं, उसका जर्मिनेशन होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको मूल पौधा में खेत में लगाने जाते हैं। उस समय से लेकर बीज डालने से लेकर फसल को लगाने तक अगर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से कुछ कार्य करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और ख़ास करके हमारी जो सब्जियां ऐसी है कि जिस पर हम अगर ज़्यादा कीटनाशक दवा का छिड़काव करेंगे तो उस पर कीटनाशक के अवशेष रह जाते हैं और वो हमें काफ़ी हार्म करते हैं। तो हमें ऐसा प्रबंधन करना होगा कि हमारा कीट भी नियंत्रित हो जाए, बीमारी भी नियंत्रित हो जाए, तथा फसल पर हमको कम से कम मात्रा में कीटनाशक दवा का डालना पड़े या ज़रूरत पड़े तो हमें नहीं भी डालना पड़े। तो इस तरह से अगर हम लोग उपाय करें तो काफ़ी अच्छा होगा। शिमला मिर्च, टमाटर तथा बैगन में मुख्यतः फल छेदने वाले तथा रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं। इनमें लाल मकड़ी का भी प्रकोप देखा जाता है। इनमें लीफ कर्ल तथा वायरस की बीमारी पाई जाती है। खास करके जो मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैगन, जो एक ही परिवार से आते हैं, सोलेनेसी फैमिली से आते हैं, तो इसमें मुख्यतः एक ही तरह की समस्या होती है कीट तथा बीमारी का। खास करके अगर कीट की बात को हम लोग देखें तो एक तो है कि तीनों में फल छेदने वाले कीड़े लगते हैं, कुछ हॉपर लगते हैं, एफिड लगता है जो फल जो कि फसल से जो है खास करके रस चूस लेते हैं, रस चूस के काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और आज के दिन में मौसम बदल रहा है, कुछ माइट्स जो होता है ना, लाल मकड़ी जिसको कहते हैं, माइट्स कहते हैं, उसका भी प्रकोप हो रहा है, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। और ख़ास करके बैगन में, टमाटर में एक सूखने की बीमारी आती है और दूसरा जो है कि लीफ कर्ल की बीमारी आती है, जो कि एक और कुछ वायरस बीमारी आती है जो कि सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाई जाती है। तो ये 3-4 तरह की चीज़ें जो है खास करके बीमारी में भी, सूखने की बीमारी, लीफ कर्ल की बीमारी, मोज़ेक की बीमारी और आपका कीट में पत्ते खाने वाले कीड़े, रस चूसने वाले कीड़े और फल छेदने वाले कीड़े, इतने तरह की समस्याएं आ जाती है। ऐसे फल छेदक कीटों की वजह से शिमला मिर्च, टमाटर तथा बैगन में छेद हो जाती है तथा उसका आकार बिगड़ जाता है। ऐसी बीमारी से प्रोक्लेम तथा स्पोनोसेट जैसी दवाओं का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से बचा जा सकता है। क्या होता है, जब फल छेदक समूह के कीड़े जो हैं बैगन हो या टमाटर हो या शिमला मिर्च पर हो, वहाँ जाकर अंडे दे देते हैं और अंडे देने के उपरांत उससे जो पिल्लू निकलता है शुरू में, वो उसको क्षति पहुँचा जाता है, जिससे उसकी फल की आकृति है वो बिगड़ जाती है। बिगड़ जाने के पर उस किसान भाई को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर यहाँ हमारे किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दें तो काफ़ी उनको फ़ायदा हो सकता है। खास करके ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ये लगा हुआ है, फल छेदने वाले कीड़े आ रहे हैं, तो किसान भाई फेरोमोन ट्रैप्स लगा करके देखें कि अगर वो कीट आ रहा है कि नहीं। अगर वो कीट आ रहा है, बहुत ज़्यादा फल छेदक वाले कीड़े आ रहे हैं, तो एक दवा आती है इमेक्टिन बेंजोएट, जो प्रोक्लेम के नाम से भी उपलब्ध है बाज़ार में। उसको 1 ग्राम को 4 लीटर पानी में मिला करके उसका आप छिड़काव करें। या एस्पाइनोसार्ड एक दवा आती है, उसकी 0.6 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में, कहने का मतलब है कि 1.2 ml मात्रा को 2 लीटर पानी में मिला करके इसको छिड़काव करने से काफ़ी वो लाभ होता है। तो इस तरह से करने से हमारे जो फल छेदक समूह के कीड़े होते हैं उससे नुकसान से बचाता है। इन सब के अलावा यदि नीम सीड कर्नल या नीम लेपित दवा का छिड़काव किया जाए तो भी रस चूसने वाले कीटों से बचाव हो सकता है। जिसे लगाने के 30 से 35 दिन के बाद आप नीम सीड कर्नल या नीम निर्मित किसी भी दवा का आप छिड़काव करें। अगर इसका आप छिड़काव कर देते हैं तो बहुत सारे रस चूसने वाले कीड़े हैं, उससे फसल को बचाव हो जाता है। और जो फल छेदक समूह के कीड़े हैं वो आकर के खेत में वो अंडा नहीं देते हैं, उससे भी बचाव हो जाता है काफ़ी। तो नीम निर्मित दवा का भी किसान भाई को खास करके सब्जियों में प्रयोग करने से काफ़ी लाभ होता है। इन सब बातों का ध्यान देकर किसान भाई रोग रहित शिमला मिर्च, बैगन तथा टमाटर की अच्छी फसल ले सकते हैं। कैसी लगी ये सारी बातें आपको? अच्छी लगी ना? तो इसी तरह देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले
हम आपको कार्यक्रम का पता बता दें। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आपने पता लिख लिया ना? अब इस पते पर आप अपनी समस्याएं, सुझाव और जानकारियां जो भी है आपके पास लिख भेजिए। हम अपने कार्यक्रम में उसे शामिल करेंगे और इसे और बेहतर बनाएंगे। इसी के साथ अपनी झुमकी बहन को और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। जोहार, नमस्कार।